अच्छा जी, ओके, स्टार्ट हम कर रहे हैं बेटा फिर। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं स्क्रीन ये शेयर कर दूं। पहले क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डोमेस्टिक एयर फेयर इज $250 और लेस। अब मैं इनकरेज करूंगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो जो ऑनलाइन गूगल कैलकुलेटर है उनको यूज़ करें, या मिसाल है आपको एक्सेल पे आता है या कुछ भी, तो ऑनलाइन अभी ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आपने करना क्या है कि वो जो मेन चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं ना, तो वो आप उसका टाइटल, जैसे अभी हम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम, तो आप लिख दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटर। मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटर लिखा था, ये आ गया। ठीक है। तो अब देखें ये, अब देख लें करना क्या है। ये कह रहा है स्पेसिफाई पैरामीटर्स। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस Yes, sir. sir. यस ठीक सर। है। देखिए मीन हमारा जो क्वेश्चन था उसी पर मीन 85 था, 385। स्टैंडर्ड डिवीजन 1110। अच्छा, पार्ट बी में अगर देखो तो 250 का लेफ्ट एरिया चाहिए था। तो अब यहाँ पे देख लो, ये दे रहा है कि आप किस पे काम कर रहे हो, अबव पे, बिलो पे, या बिटवीन पे, या आउटसाइड पे। बिटवीन पे ये रहा, आउटसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी है कि बिटवीन छोड़ के वो बाहर वाला मांगे। ठीक है। तो बिलो 250 था, मैंने ये डेटा दिया और ये कैलकुलेट कर लें हम। ये एरिया भी दे रहा है 0.1099। तो अब मुझे बताएं कि इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा, आपके रिजल्ट सामने आ गए। ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैं अब आपको दिखाता हूँ, लाइक मैं पहले पार्ट का आंसर ले लूँ। पहले में 550 और मोर था, ये राइट था। ठीक है। तो इसका भी आप आंसर देख लें, और ये राइट है आपका। तो आप पहले तो अबव पे आ जाएं और 550 और इसको रिकैलकुलेट लिख दें। तो ये देखें जी, आपको बता रहा है। ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये रहा आपका, और ये एरिया आपको दे रहा है नंबर में। तो ये नंबर आपका 550 था, और ये एरिया देखें, यही था हमारा 0.0668। तो ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे देखें रिजल्ट है, रिजल्ट में एरिया प्रोबेबिलिटी राइट जा रहे थे, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। इवन आप एक ही क्वेश्चन के तीन अगर चीजें अबव बिलो उनके नंबर लिख के जिस पे आप टिक करेंगे उसका, जैसे मैं 250 का करूंगा तो ये रिजल्ट देखें, ये आ गया। ठीक है। अब मैं तीसरा पार्ट भी लेता हूँ इसका। तो अगेन मैं यही कहूंगा, जितना ज्यादा हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप लोग जो है ना कैलकुलेटर से काम करें। ठीक है। अच्छा, अब देखें पार्ट सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डोमेस्टिक एयर फेयर इज बिटवीन $300 एंड 500। ठीक है। तो ये $300 एंड 500 के क्रॉसपॉन्डिंग आपने काम करना है, ये बिटवीन है। तो अच्छा जी, 300 एंड 500। ठीक है। और इसको आप बिटवीन को सिलेक्ट कर लें। ये देखें, ये आ गया, एरिया भी आपको डिपेक्ट कर रहा है और ये एरिया आ गया। तो अब इसमें देखिए कितना आसान काम है। लाइक आपको वैसे मैनुअली नहीं करना। मैनुअली मैंने किस लिए बोल दिया कि बहुत से बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि वो जो मैथ वर्किंग हो रही है वो कैसे हो रही, तो वो जस्ट मैंने वो आंसर करना था। अच्छा, इवन कोई आपको कहे कि अच्छा जी के आप आउटसाइड निकाले, आउटसाइड का मतलब है, मैं एक और कहता हूँ कि अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ airfare domestic airlines whose airfare is below 300 and above 500। तो वो इसका आउटसाइड हो जाएगा जो आपने देखा है। यानी हो सकता है कोई कहे कि जिनका 300 से बिलो, और कोई कहे एज वेल एज 500 से अबव हो। तो ये रहा आपका आउटसाइड। तो ये रिकैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है। तो ये देखें, तो ये आउटसाइड बता रहा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप खाली रीजन देख रहे हैं, ये बिटवीन है 300 और 500 का, ये मैं चूज कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा। और ये 63.23% था। अगर मैं कहूँ इसके आउटसाइड के जी, उन एयरलाइंस की प्रोबेबिलिटी जो 300 से बिलो हैं या 500 से अबव हैं, तो वो आउटसाइड हो जाएगा, ये आपका। ठीक सर है। इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो कर सकते थे ना। कुछ भी वॉट एवर है, वो तो आपके ऊपर ना, कर सकते थे। इट्स डिपेंड ऑन व्हाट ही इज आस्किंग फ्रॉम यू। ठीक है। वो डिपेंड करेगा वो आपसे पूछ क्या रहा है। कॉम्प्लीमेंट वही है, माइनस कर दें तब भी ठीक है, बट ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन भी तो दिख रही है ना आपके सामने। तो आइडिया इज दैट कि आप जितना ज्यादा जो है ना, मतलब कैलकुलेटर को इस तरह जो अवेलेबल है वो काम करें। मतलब क्योंकि यू आर गिविंग एग्जाम इन अ रिमोट सिस्टम, ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन अपनी स्किल्स बढ़ाएं। ठीक है। जब आप ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ेंगे तो उस मेथड में उस वक्त के हिसाब से स्किल, तो मैं इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। आसान भी है, असल है टॉपिक समझना। ठीक है। तो ये जी हो गया, और मैं इसके साथ अभी वो ऐड कर देता हूँ। ऐड से मुराद है मेरी कि जो हमारा आइडिया था
वो अब कर रहे हैं, वो छोटा सा आइडिया, इतना टाइम टेकिंग नहीं है। रिवर्स यूज ऑफ जी टेबल, जो मैंने कहा था, जैसे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ अभी, वो पार्ट डी भी इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा। रिवर्स यूज ऑफ जी टेबल ये है ना कि अब आपको ना प्रोबेबिलिटी दे रहा है और वो कोई स्पेसिफिक एक्स जानना चाह रहा है, कट ऑफ, चाहे वो लोअर बाउंड का हो अपर बाउंड का किसी का भी हो, तो आप कहेंगे ओके इसमें तो फिर हमें पहले z चाहिए, तो z हम कैसे मालूम करें, ठीक है। तो रिवर्स यूज ऑफ जी टेबल में अब जो आप काम करोगे वो ऐसे काम करोगे कि आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पहले आपको ना प्रोबेबिलिटी के बेस पर z देखना है और उस z की बेस पर है। अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं, आपको पता है ना कि जब हमने x को z में कन्वर्ट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को, ठीक। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा है कि मेरे पास म्यू सिग्मा तो है बिकॉज दीज आर पैरामीटर्स, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि z भी हमने प्रोबेबिलिटी से निकाल लिया, तो अब मुझे x निकालना है तो मैं इसी को मैनिपुलेट करूंगा, ठीक है। कैसे, यानी इस फॉर्मूले को जब मैं मैनिपुलेट करूंगा तो सिग्मा z से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस म्यू उधर आके ऐड हो जाएगा, तो यानी यही x आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, z टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो अब देख ले, ये z कहाँ से निकलेगा, ये z निकलेगी जो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। सपोज वो कहता है p हमारा जो है, एक मिसाल दे रहा हूँ, p हमारा, p अब मैं प्रोबेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ 0.5 है, तो टेबल से जब रीड करके देखेंगे तो z उस वक्त क्या होगा, हाँ जी बताएंगे मुझे, ये तो बहुत आसान मैंने, जी 0 है। 0 है ना, क्योंकि मैंने एक आसान दिया 0 था, क्योंकि p स्टैंड कर रहा है प्रोबेबिलिटी के लिए, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी 0.5 दे दी, तो आपने कहा ये चाहे राइट साइड वाला हो लेफ्ट वाला हो, ये कट ऑफ जो इसका आ रहा है वो 0 पर आ रहा है, तो इसका मतलब z यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये जो आप कहना कि z कैसे निकालेंगे, अब आपने बॉडी वो सॉरी टेबल को रिवर्स पढ़ना है, यानी आप कह लें बॉडी ऑफ दी टेबल में जाके प्रोबेबिलिटी का नंबर ढूंढना है, उस नंबर की बेस पर z निकालना है और z निकाल के फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अच्छा मैं अब इसको ना थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, अच्छा जी सपोज आवर z is less than equal to any specific z, अब वो स्पेसिफिक z को ना मैं k से डिनोट कर देता हूँ, और उसका मुझे एरिया दे दिया था, और एरिया था 0.5349, मिसाल है। बट अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप समझ जाएंगे तो फिर मुझे अब ये वाला काम x को का कोई इशू नहीं, क्योंकि अब सेंस ये है, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी ये सेंस पता है कि आप p गिवन है, p है 0.5349, तो वो कौन सा ऐसा z का स्पेसिफिक नंबर होगा जिसको मैंने किया, ये कोई भी स्पेसिफिक z है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, k से मुराद कोई भी स्पेसिफिक z, यानी वो कोई नंबर z का। तो मैं कह रहा हूँ व्हेन आवर z इज लेस देन इक्वल टू दिस स्पेसिफिक z वैल्यू व्हिच इज डिनोटेड बाय k and given that the probability is 0.5349, what is this k अकॉर्डिंग टू दिस। तो आपने कुछ नहीं करना है, टेबल में जाना है, और टेबल में अब आप z वाले कॉलम में नहीं जाएंगे, अब आप प्रोबेबिलिटी वाले रीजन में जाएंगे। अच्छा अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताएं, ये तो अंडरस्टूड है, ये लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया है क्योंकि z लेस देन इक्वल टू k लिखा हुआ है, तो इसमें देख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से बिलो है या ग्रेटर है, जी ग्रेटर है। तो आपको पता है ना, अगर 50% से ग्रेटर होगा आपका z स्कोर और लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया, तो z फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। ठीक है। तो अब वो जो z पॉजिटिव होगा तो मुझे ये भी आसानी मिल गई, अच्छा जी मुझे जो अपने z टेबल पर आना है ना, तो वो पॉजिटिव है आपके पास। अच्छा जी, तो ये देखें 0.53, मैं एक मिनट, क्या मैंने नंबर लिखा था, 0.5349 को प्रोबेबिलिटी वाले हिस्से में जो बॉडी ऑफ द टेबल है वहां जाके मैंने तलाश करना है, 0.5349, ठीक है। 5349 5398 है, ये देखें, अच्छा 5319 और 5359। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, बहुत अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसीलिए एक रैंडम नंबर लिखा था, क्या मैंने जिस प्रोबेबिलिटी का नंबर लिखा है वो एग्जैक्टली टेबल में मौजूद है, ये बताएं। नो सर। देखिए मैं बता देता हूँ जो अभी आ रहे हैं, मैंने प्रोबेबिलिटी का नंबर दिया 0.5349, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो आपको दिया क्या क्या है।
हमें जाना है प्रोबेबिलिटी वाले हिस्से में, ये जो आप बॉडी ऑफ द टेबल में ये नंबर्स देख रहे हैं ना, ये सारे इनमें जाना है हमने। और हमने करना क्या है आपके पास कि हमें देखना है कि हमारा नंबर एग्जैक्टली मिलता है या नहीं है। और अगर हमारा नंबर एग्जैक्टली ना मिले तो फिर हम पता है बहुत बेसिक लॉजिक लगाएंगे कि हमारा जो नंबर है उसके करीब तर नंबर कौन सा टेबल में मौजूद है। करीब तर समझ रहे हैं, क्लोजेस्ट वन। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये देखें 5319 भी है, 5359 भी है और 5398 भी है। तो हमारा जो 5359 था यानी 0.53549, उसमें इन तीनों में से करीबी नंबर कौन सा होगा 53 वाली सीरीज में? कौन सा नंबर है जिसके वो ज्यादा क्लोज है? 59 5359। ठीक है ना? 59 वो आप भले कैलकुलेटर यूज कर ले या थोड़ा सा भी आपका मतलब माइंड वर्क कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यार 0.5319 तो ज्यादा दूर है 0.5349 से, बट 0.5359 ज्यादा करीब है। तो जो ज्यादा करीब क्लोजेस्ट वन अवेलेबल होगा उसकी बिहाफ पे जेड स्कोर। अब जेड स्कोर पढ़ना है। रिमेंबर हमने पहले क्या कर रहे थे, जेड की बिहाफ पर प्रोबेबिलिटी रीड कर रहे थे ना, अब प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर जेड रीड। तो मुझे बताएंगे क्या जेड स्कोर आपको मिला? इंटरसेक्शन कर लें 0.0 0.09। 0.09। तो आप 0.09 क्या जी ये 0.0। तो अब मुझे एक बात बताएं, टेबल जो पहले यूज की थी और अब यूज की थी क्या फर्क है उसमें? सर उसमें प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम रिवर्स। जी स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं। जी, तो रिवर्स इस्तेमाल किया हमने टेबल का, यस या नो? यस यस सर। सर। पहले यस वाले सर। में सुन लें, जेड के नंबर और उसके इंटरवल्स होते थे, प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अभी वाले में प्रोबेबिलिटी गिवन था और जेड निकालना था, क्योंकि जेड निकलेगा तो एक्स आएगा। तो इसको ऐसे समझ ले, जेड मिडियोरकर है, मिडल मैन है। अगर z निकालोगे तो x भी निकल आएगा। ठीक है, तो हमने हमें करना कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी का नंबर लेना है, बॉडी ऑफ द टेबल में जाना है, एग्जैक्टली ना मिले कोई इशू नहीं है, करीब तर कौन सा है वो उठाना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, तो अच्छा जी, अभी मैंने जो आपको कहा था उसके लिए लिख दूं, मुझे जो z ऑब्जर्व हुआ है 0.09 ऑब्जर्व हुआ है, तो ये जाके मैं वहां लिख दूंगा। ये रहा, ये जो अब मैं कह रहा था ना ये क्या है, बस यहाँ पे एक रेफरेंस देना है। अभी तो खैर आप मैनुअल काम नहीं कर रहे जो रेफरेंस देना हो, मगर मैं बता रहा हूँ नॉर्मली ऐसे देखते हैं। फ्रॉम एसएनटी, मैं शॉर्टली यूं लिखवाता था, एसएनटी का मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। के जो है हमें क्या मिला 0, क्योंकि के तो कोई स्पेसिफिक जेड है ना हमारा, ये पहली बात की थी मैंने। तो 0.09 है हमारा के। समझ रहे हैं बात को? तो ये जी के मिल गया। अब के से मतलब ये स्पेसिफिक जेड मिला है, यहाँ पे ये पुट कर दो। सिग्मा और म्यू आपको पता है पैरामीटर्स होते हैं, ये गिवन है। तो आपको ना वो कट ऑफ पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आइडिया है, और मैं इसको एक फिगर से भी इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, अब ना लाइक, एक मिनट बेटा, मुझे ये के जानना है, मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन है, मिसाल के तौर पर ये प्रोबेबिलिटी कोई भी नंबर अल्फा, और मैं सबसे पहले z का वो स्पेसिफिक z के निकालूंगा, और उसके बाद मुझे x निकालना है। तो मुझे पता है x ऐसे निकलेगा, म्यू प्लस k का मतलब है स्पेसिफिक z, ये ध्यान से याद रखें। k का वो स्पेसिफिक z में यहाँ पुट करूंगा, म्यू और सिग्मा पुट करूंगा मुझे। तो ये अगर मैं z में बना रहा हूँ, इसी का करॉस्पॉन्डिंग x भी आ जाएगा। जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? जी, किसी की आवाज आ रही थी, आई थिंक कोई क्वेश्चन था। क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है ना? तो यस बस हम सर। अब वो पार्ट डी पर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पार्ट डी के लिए हमारा मतलब पार्ट डी में ही हमारा जो कह लें कि वो मौजूद था। यार एक तो ये स्क्रीन मुझे प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इसको, अच्छा जी देखें, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 3% हाईएस्ट डोमेस्टिक एयरफेयर। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें तो वो कहता है व्हाट इज द कॉस्ट। पहले ये बताओ हमारा रैंडम वेरिएबल क्या था इसमें? डोमेस्टिक एयरफेयर। ठीक है, एयरफेयर। डोमेस्टिक एयरफेयर की जो कॉस्ट है वो थी, वो एक्स था हमारा। तो एक्स के लिए कह रहा है अगर हमारी व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द 3% हाईएस्ट डोमेस्टिक फेयर, यानी सिंपल सी बात है कि भाई डोमेस्टिक फेयर वो मीन नंबर तो 385 है, कुछ डोमेस्टिक फेयर थे 385 से कम भी होंगे, क्योंकि ये 385 तो मीन नंबर है, कुछ डोमेस्टिक फेयर 385 से बड़े भी होंगे। तो ये कह रहा है वो कॉस्ट बताओ जो हाईएस्ट 3% में लाई करता हो। यानी अब मैं इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझा दूं पहले, फिर आपको वो काम बताता हूँ। यानी ये देख लो, अब आपका
ये अल्फा, जो अल्फा से मतलब मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी, ये इसने दे दिया 0.03। अब मुझे ना ये के जानना है, क्योंकि के मिलेगा तो मुझे एक्स मिलेगा। तो मैं कहूँगा अच्छा जी प्रोबेबिलिटी व्हेन मेरा z लेस देन इक्वल टू कोई भी स्पेसिफिक के हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये अल्फा तो 0.03 है ना, और ये के वो मेरा कट ऑफ है। मुझे एक बात बताएं, टेबल में जो एरिया गिवन है वो लेफ्ट कम्युलेटिव है या राइट कम्युलेटिव है? लेफ्ट सर लेफ्ट कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव। तो इसका मतलब मुझे अगर राइट एरिया दिया जाए तो पहले उसका मुझे कौन सा एरिया चाहिए होगा? सर कॉम्प्लीमेंट्री वन लेफ्ट माइनस चाहिए, 1 में से इसकी माइनस लेफ्ट करेंगे चाहिए लेफ्ट फिर कम्युलेटिव माइनस। की। अंडरस्टूड। 1 में से मैं ये 0.03 जैसे ही माइनस करूंगा तो ये एरिया एग्जैक्टली क्या होगा लेफ्ट के हिसाब से? हाँ जी, राइट कम्युलेटिव। तो नहीं मतलब राइट एरिया सर फिर माइनस 0.97 होगा ना। 0.97। यस सर, देखो 497। आसान करते हैं, राइट एरिया स्पेसिफिक नंबर में गिवन है या नहीं, यस या नो? यस सर। 0.03 राइट एरिया स्पेसिफिक है ना। अब मैं ऐसे कहूँ, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में अगर एक स्पेसिफिक z के राइट में 3% है तो लेफ्ट में कितना होगा? तो आप कहेंगे वो 97 होगा, ठीक है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जी मुझे पता लग गया कि मैं टेबल में 97% के क्रॉसपॉन्डिंग इस की को रीड करने जाके, तो टेबल में जाऊंगा, 97% के क्रॉसपॉन्डिंग ये स्पेसिफिक z क्या मिल रहा है? बार बार कह रहा हूँ के से मुराद स्पेसिफिक z है, वो कोई भी नंबर होगा, इसको भले अगर कंफ्यूज हो रहे तो Z1 समझ लो। ये Z तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। आई एम रिपीटिंग दैट दिस Z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इस केस से मुराद कोई भी स्पेसिफिक Z है जिसको आप Z1 का नाम दे दें। मुझे पता लग गया कि जी लेफ्ट में कम्युलेटिव एरिया 97 यानी 0.9700 है। मैं टेबल में जाऊंगा, टेबल में 97% के क्रॉसपॉन्डिंग इस स्पेसिफिक Z को रीड करूंगा और उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो मुझे जो x यानी कॉस्ट है अभी वाले क्वेश्चन में वो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो होपफुली ये बात आप लोग को समझ आ गई होगी। तो अब मैं आ रहा हूँ जी, अच्छा कि चलें हम इसको क्या कहते हैं कि उस पर आ जाते हैं, टेबल पे। अच्छा जी, 0.9700 50% से बड़ा है तो वो z पॉजिटिव होगा। 9700 है, इधर देखिए 9713, 9706 से 9713, और एक नंबर ये भी है 0.9699। बताएंगे कौन सा नंबर ज्यादा क्लोज है 97% से? और वो नंबर लेफ्ट और राइट दोनों जगह हो सकता है जी। चले आसान करता हूँ, 0.9699 ज्यादा करीब है या 0.9706 ज्यादा करीब है? 97। 06। ध्यान से देखे बेटा, आप लोगों ने एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं पढ़ा है क्या? या एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का आइडिया है आप लोगों को? मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? 9.9699 करें। ठीक है, 99 मैग्नीट्यूड का होगा ये सर। आइडिया है कि मेरा जो 97% है किसके ज्यादा करीब है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी का नंबर दिया जाए वो एग्जैक्टली आपको टेबल में ना मिले, आपने सिर्फ एक तरकीब लगानी है, करीब तर कौन सा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 0.9706 0.0006 अवे है, ध्यान से सुनिएगा, यस सर 0.9706 0.0006 यूनिट अवे है, और 0.9799 0.0001 यूनिट अवे, तो ये ज्यादा करीब तर है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग z क्या यस मिल रहा सर है आपको, रीड करके बता दें। हाँ जी, 1.88। हाँ तो आपको मिल गया 0.9699। तो अब आप आ जाएं अपने उस काम पे कि अच्छा जी मुझे पता लग गया मीन। अब मैं क्वेश्चन ये 385 था, के से मुराद था स्पेसिफिक z, अभी हमने रीड किया क्या था 1.88, ठीक है। यस सर। और ये भले आप यहाँ रेफरेंस ध्यान में रखें, अभी लिखने का तो नहीं है क्योंकि अब मैनुअल तो ये लिखें फ्रॉम एसएनटी, एसएनटी का मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये रेफरेंस है हमारा, ठीक है। क्योंकि कोई क्वेश्चन करे जी ये के अचानक कहाँ से है, ये अचानक नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से रीड किया, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सिग्मा हमारा था 110। हाँ जी, क्या नंबर बना ये, मुझे कैलकुलेट कर दें जरा कैलकुलेटर पे। 1.88 का 110 टाइम्स करें, फिर 385 ऐड करें, तो वो कॉस्ट आ जाएगी जिस जो के हायर देन 3% आपके पास हो रहा होगा। $591.8। क्या बता रहे हैं बेटा? 91.8। $591.8, और रिमेम्बर ये हमारा कॉस्ट है।
तो अगर अब मैं इसको इंटरप्रेट कर, पहले तो ये देख रहे हैं यानी मैं अभी इसको इंटरप्रिटेशन के लिए थोड़ा एक आसान नंबर अगर देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली $592 है। मैंने जस्ट थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के लिए किया, वरना आपका एग्जैक्ट रिजल्ट ये आ गया। अब ये नंबर ज़हन में रखें, इसको हम इंटरप्रेट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा था ना, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द 3% हाईएस्ट डोमेस्टिक एयर फेयर। तो हम कहेंगे $592 इज द कॉस्ट फॉर द 3% हाईएस्ट डोमेस्टिक फेयर। यानी ये कह लें कि जी $592 वो कट ऑफ पॉइंट है जब आपका डोमेस्टिक फेयर हायर 3% में आ रहा हो, और वो डेफिनेटली उसका लोअर बाउंड है। मैं इसको अभी इस फिगर से समझाता हूँ। देखें मैं ये सारा क्लियर कर रहा हूँ, हमारे डेटा के मुताबिक मैं सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक्स हमारी कॉस्ट थी, इसका मीन था 385, ठीक है। अच्छा, इसका सिग्मा था $1110, मैं क्वेश्चन के मुताबिक बता रहा हूँ, और मैं अज्यूम करता हूँ ये हायर 3% था। अब क्वेश्चन ये था कि वो कॉस्ट क्या है जब आपका एयर फेयर ना हायर 3% में, वो कट ऑफ क्या है, वो कट ऑफ था $592। ये जी इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इफ cost is at least $952, then our cost will be in higher 3%. अगर कम से कम हमारी कॉस्ट $952 या इससे भले ज्यादा भी हो, तो हमारा जो एयर फेयर का कॉस्ट है वो हाईएस्ट 3% में काउंट हो रहा होगा अमंग ऑल द एयरलाइंस या जो भी है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस म्यू एंड सिग्मा आपके पास। ठीक है, समझ आई बात जी? तो इसमें अगर मैं कहूँ तो पहला स्टेप ये होगा, आपने Z फाइंड करना है, ठीक है। और कहाँ से जी? फ्रॉम SNT। और रिमेंबर पी स्टैंड, पी से मुराद प्रोबेबिलिटी, ये बेटा आपको गिवन होगी। और ये ध्यान से देखना है कि अगर वो राइट एरिया भी दे तो आपको लेफ्ट एरिया पे स्विच होना है। क्यों स्विच होना है? क्योंकि टेबल में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना वो लेफ्ट एरिया, और जेड भी उसी के बिहाफ पे आ रहे, ठीक है। तो पी गिवन होगा, जेड निकालें, जेड निकालने के बाद आप भले फॉर्मूले को मैनिपुलेट नहीं करें, इसी फॉर्म में पुट कर दें, तब भी कोई इशू नहीं, वो आगे अगले स्टेप में मैनिपुलेट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे अच्छा जी जेड राइट हो गया तो जेड यहाँ पुट करो, म्यू गिवन है म्यू यहाँ पुट करो, सिग्मा पुट करो, और इसके लिए वर्किंग कर लो। तो ये जो आपका अननोन है ये आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ देखें गूगल रिसोर्सेज के कैलकुलेटर लग रहे हैं, वो आपके पास जो है वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अच्छा अभी मैं बता दूं को अभी हमारा जो है ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरप्शन हो गई थी, तो ये था। अब मैं आप लोग को 10 मिनट का दे रहा हूँ ब्रेक, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक एक्सपोनेंशियल हम वो करेंगे, ठीक है। और वो हार्डली हमारा 40 या 45 मिनट का, उसमें हमें इतना टाइम, तो हम टाइम से पहले अपनी क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का आई रिलैक्स ब्रेक करें। जी बेटा पूछें। सर सर उसमें इसके डी पार्ट में कह रहा था 3% और मोर, तो सर हमने 90% का क्यों मतलब लिया, जेड के उसके 90% के हिसाब से जेड क्यों निकाला? तो मुझे एक बात बताओ, जो टेबल में प्रोबेबिलिटी है वो लेफ्ट वाला है या राइट वाला है? सर लेफ्ट वाला है। तो फिर मुझे जब तक लेफ्ट एरिया पता नहीं होगा जेड कैसे निकालूंगा? सर जैसे कि अभी 0.3% और मोर कह रहा था, तो सर अभी तो हमें हायर, पता है कि यही तो बता रहा हूँ ना, ये देखो ये गिवन किया था ना, वो ये जानना चाह रहा था ना, इधर देखो आपके पास कि अगर आपका कॉस्ट हायर 3% में आता हो तो वो एक्स यानी कट ऑफ क्या होगा, इसका पर्पस ये था। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट यानी एक्स, कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक एयरफेयर हमारा एक्स है, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द 3% हाईएस्ट डोमेस्टिक एयरफेयर। तो यानी हाई 3% ऑफ हाईएस्ट डोमेस्टिक एयरफेयर में आ रहा हो तो वो कॉस्ट का कट ऑफ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो पूछ रहा था। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3% को लेफ्ट एरिया समझ बैठूंगा तो मैं तो जेड गलत निकालूंगा, क्योंकि ये तो 3% कौन सा एरिया है, पहले ये बताएं, राइट एरिया या लेफ्ट एरिया, मुझे ये बता दें। राइट एरिया है 3% ठीक है, मोर। पहली बात। अच्छा अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बताना, इस इन्फॉर्मेशन पे नीड नहीं है।
हमारे जो Z टेबल में प्रोबेबिलिटी के नंबर्स हैं या जो एरियाज हैं वो लेफ्ट कम्युलेटिव हैं या राइट कम्युलेटिव हैं? किसमें सर? टेबल में लेफ्ट लेफ्ट कम्युलेटिव। लेफ्ट कम्युलेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं Z रीड करूंगा तो लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया के बिहाफ पे रीड करूंगा या राइट कम्युलेटिव एरिया के बिहाफ पे रीड करूंगा? लेफ्ट है ना, क्योंकि टेबल में जिस P का इस्तेमाल करना है वो तो लेफ्ट करना है हमने। तो मैं यही कह रहा हूँ, उस बात का ध्यान रखना कि आप देखना आपको एरिया कौन सा दे रहा है। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट एरिया दे तो एरिया स्विच करने की जरूरत नहीं होगी, उसी एरिया पे काम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यस सर। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट एरिया देगा उसी लेफ्ट एरिया पे निकलेगा, बट अगर क्वेश्चन में राइट एरिया देगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेफ्ट एरिया चाहिए होगा टू रीड Z। ठीक है, और ये लॉजिकल है क्योंकि हमें लेफ्ट एरिया के बगैर हम काम कर ही नहीं सकते। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में राइट एरिया 3% है तो लेफ्ट एरिया कितना होगा? 97%। तो हमने इसलिए 97 के क्रॉसपोंडिंग Z निकाला। दर हकीकत ये वो Z है जिसके लेफ्ट और राइट में 3 है, मगर टेबल के इस्तेमाल के लिए हमें ऑलवेज कौन सा एरिया चाहिए होगा? लेफ्ट एरिया चाहिए होगा। लेफ्ट। अब बस आपको एक चीज की केयर करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है एरिया कौन सा दे रहा है। अब ऐसा ना हो जाए, मैं बता रहा हूँ जो मिस्टेक कुछ बच्चे करते हैं, क्वेश्चन में वो एरिया दे रहा होता है लेफ्ट और आप उसको राइट समझ के उसको फिर 1 में से माइनस कर, बस उस बात की केयर करनी है और कोई इसमें खास चीज नहीं। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा था? सर अगर सर ये 3% लोएस्ट पॉइंट होता तो फिर सर? तो फिर बेटा इसका मतलब था, इधर देखो, इसी लेफ्ट में का बता नहीं रहा है। हूँ। वो कहता है कि अच्छा जी लोएस्ट 3%, आप उन एयरलाइन की कॉस्ट का बताएं या वो एक्स बताएं जो लोएस्ट 3% में आता है। तो फिर आप क्या करते हैं, इस एक्स को ढूंढते हैं। हाँ जी, पहले ये बताएं, ये समझ आ रहा है आपको ग्राफ से या नहीं? आप इस एक्स को ढूंढते हैं कैसे? ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं ये लोएस्ट 3% है। तो मुझे बताओ इस एक्स के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ता? Z। अच्छा, 3% अगर ऑलरेडी लेफ्ट एरिया होगा तो मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है बेटा, मैंने जाके टेबल से डायरेक्टली रीड करना है और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी Z मिलेगा। अब मुझे एक बात बता दो, ये Z प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में होगा। माइनस में होगा। माइनस में होगा, क्योंकि मीन से याद रखें, बहुत आसान करें, अगर मीन नंबर से छोटा है तो Z माइनस का है, मीन नंबर से बड़ा है तो Z बड़ा है, अब प्लस का है, और मीन नंबर है तो Z 0 है। ठीक है, तो ये अगर लोएस्ट 3% होता, मैं दिखा रहा हूँ आपको, लोएस्ट 3% का मतलब होता है मेरा Z नेगेटिव है। ठीक है, ये ध्यान में रखें, ये देखें। अब लोएस्ट 3% को यहाँ जाके ढूंढते हैं, हमें मिल जाएगा लोएस्ट 3% 0.0030, यही होगा या 0.03 होगा? 0.03 सर। 03 ना, उसको हम सर्च कर लेते हैं। 0.03। ये देखें, अगर ध्यान से देखें ये दो नंबर में ये ज्यादा क्लोज है। अब बताएं यस या नो, ये ज्यादा क्लोज यस नंबर सर। है। अच्छा जरा ध्यान से देखें, हमारी फिगर क्योंकि सिमेट्रिक है ना, ये माइनस का 1.88 होगा, वो प्लस का था ना आपके पास बेटा। हाईएस्ट 3% में अगर प्लस 1.88 है Z स्कोर, ये माइनस होगा क्यों? ये भी आसान है बेटा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये देखो, ये माइनस का 1.8 और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, ये देखो मिला आपको। तो बस अब आप सम पॉइंट समझ में आ गया है। क्वेश्चन में सेंस देखना है कि वो आपको कौन सा एरिया दे रहा है। अगर राइट एरिया दे तो Z स्कोर रीड करने के लिए लेफ्ट एरिया निकाल के जाना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट एरिया दे तो डायरेक्टली आपको टेबल का इस्तेमाल करना है। बट रिमेंबर, टेबल रिवर्स फॉर्म में यूज होगी। कोई कंफ्यूजन? अब और इनकरेज करूंगा जितने ज्यादा कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं गूगल पे ऑनलाइन, उनका इस्तेमाल करें। जी बेटा बोलिए। सर इस सवाल में गूगल कैलकुलेटर कैसे यूज होगा? देख लें, उसको सर्च कर लें, मतलब मैंने अभी नहीं किया हुआ, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं हो तो कोई मसला नहीं, आपको एरिया रीड करना तो आता है ना, क्योंकि ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अभी ये जो मैंने अभी गूगल पे खोला हुआ है आपके सामने, ये देखें, ये तो था एरिया। तो अगर मैं इसको लाइक जाके देखूं जी, कैलकुलेटर मैं कर रहा हूँ टाइप, जरूरी नहीं है हर चीज का कैलकुलेटर हो, बट प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। कैलकुलेटर फॉर रिवर्स यूज ऑफ Z टेबल में लिख रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मिल जाए कुछ, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो क्विक Z स्कोर, अच्छा ये Z स्कोर देगा, ये कैलकुलेटर में स्टैटिकल इन्फरेंस में बच्चों को यूज करवाता हूँ, X नहीं देगा ये आपको। अभी वो राय स्कोर मान रहा है, ये अलग चीज है, ये अभी मुझे बस समझ लें कि अलग है, ये मैं अभी आप लोग के लिए नहीं है। तो इसमें अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको आसान करूँ कि यहाँ पर हमारे पास
जो है ना, इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि हमें समझना है प्रोबेबिलिटी राइट लेफ्ट गिवन है। ये देख लें, ये मैंने बता दिया ना, पी जो गिवन है वो क्या है, राइट गिवन है तो लेफ्ट पी पे जेड निकालना है। जेड कहाँ से निकलेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल सामने होनी चाहिए, जेड आ जाए इस फॉर्मूले में पुट करके एक्स निकालना है। और अगर इसका कोई कैलकुलेटर नहीं है तो नो इशू, ये आपका 2 स्टेप का काम है, मैनुअली हो जाएगा। बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हैं उनके ऑलमोस्ट सबके कैलकुलेटर ऑनलाइन मौजूद है, तो मैं इनकरेज करूंगा उसको इस्तेमाल करें, यानी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे यूनिफॉर्म का है, पॉसवान का भी यूज किया होगा, बाइनोमियल का भी यूज किया होगा डिस्क्रीट में, अभी जैसे हम एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं उसका भी आएगा, वो भी दिखा दूंगा। तो जहां पर रिसोर्स अवेलेबल है तो बेस्ट थिंग इज दैट कि आप वो रिसोर्स अवेलेबल करें। अच्छा, 5:05 हो रहे हैं, 5 मिनट का रिलैक्स कर रहे हैं हम, उसके बाद लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो फिर हम अभी 5 मिनट का रिलैक्स कर रहे हैं।
ओके जी, फिर दूसरा जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज क्लियर कर दूं, since like last week we are doing continuous probability distributions, ठीक है, like we did uniform probability distribution or further you may call it continuous uniform probability distribution. Okay, then before this break we have done नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्विकली ये आइडिया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, फीचर्स क्या हैं, देन फिर हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से काम करते हैं फॉर वेरियस इंटरवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन फिर हमने उसका रिवर्स यूज सीखा और फिर एप्लीकेशन वगैरह जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आइडिया था। इवन मैं थोड़ा सा उसमें एक आइडिया और आपको ना प्रीवियस ही उससे मैं लाइक आपका इसमें एक एग्जाम्पल है ये वाला, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में हमने बात की थी मगर इस पे बात करके फिर मैं आ जाता हूँ। ये ग्रेयर टायर कंपनी प्रॉब्लम डिटेल में पढ़िएगा। इसमें सेंस ये कि ये एक्स है नंबर ऑफ माइल्स दैट टायर विल लास्ट। एक कंपनी ये टायर बनाती है और वो ये जानना चाहती है कि हम ना जब ये टेस्ट के बाद जब हमारी प्रोडक्ट ओके हो जाए और जब हमने लॉन्च करना हो तो हमने अपनी लेबल स्पेसिफिकेशन देनी है। लेबल स्पेसिफिकेशन समझते हैं क्या मतलब है? लेबल स्पेसिफिकेशन या लाइक प्रोडक्ट वगैरह में ये टर्म यूज होती है कोई आइडिया किसी को? सर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, शाबाश। मतलब कि जो हमारा आप कोई भी चीज उठा लेना तो वो उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कोई टूथपेस्ट उठा रहे हो, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, खाने की कोई चीज है तो इसी तरह वो लिखते हैं कितना लास्ट करेगा, एक एवरेज उस तरह की देते हैं, किस चीजों से बना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी जिम्मेदारी होती है बताना। तो वो ये इस बात में इंटरेस्टेड है कि अच्छा जी हम ना एक मीन माइलेज देना है और उसमें लाइक शुरू में प्रमोशन बढ़ाने के लिए कि अगर जी इतना वो माइलेज नहीं कर पाती तो हम टायर को रिप्लेस कर देंगे या इस तरह के। तो वो अब जाएगा बंदा, अब वो कहता है यहाँ से देखिए, फ्रॉम एक्चुअल रोड टेस्ट विद द टायर्स ग्रेयर इंजीनियरिंग ग्रुप एस्टिमेट दैट द मीन टायर माइलेज इज म्यू 36,005 माइल्स। वो उन्होंने जो भी टेस्ट हुआ, आपको पता है प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले प्रॉपर टेस्ट होता है टेस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एंड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ये। अब वो कहता है इन एडिशन द डेटा कलेक्टेड इंडिकेटेड दैट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रीजनेबल असम्पशन। ये तो बता दिया कि अब हम जो फाइंडिंग्स करेंगे फॉर इंफॉर्मेशन तो हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज अ रीजनेबल assumption. What percentage of the tire can be expected to last more than 40,000 miles? ये in other words, what is the probability that the tire mileage is will exceed 40,000? तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने निकाला है। ये मीन है। अच्छा, ये x के स्केल पर है, इसी का क्रॉसपोंडिंग z भी दिखा दिए। x का मीन देखे 36,500 है, z 0 है, सिग्मा 5,000 है। x के हिसाब से z के हिसाब से डेफिनेटली 1 होगा। 40,000 से एक्सीड करे उसी का क्रॉसपोंडिंग z 0.7 है। और वो प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो कह रहा है निकालनी है तो कोई इशू नहीं है, आप 40,000 का क्रॉसपोंडिंग z निकालें और z टेबल से जाके वो नंबर ये रहा। तो ये आ गया जी 24.20%। तो कहता है we conclude that the about 24.2% of the tire will exceed 40,000 in mileage आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपका डेटा है। अब वो एक सिचुएशन दे रहा है। Let us now assume that Greer is considering a guarantee that will provide us discount on the replacement tire if the original tires do not provide the guaranteed mileage। उन्होंने कहा एक गारंटी माइलेज देनी है, वो गारंटी देते हैं ना यहाँ तक चले ठीक है, वरना वापस कर जाए या रिप्लेस हो जाए या हम बना देंगे, जैसे फ्रिज वगैरह में कंप्रेसर की होती है और इस तरह की चीज़ों की होती है। कुछ चीज़ों में गारंटी होती है, कुछ में वारंटी होती है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो व्हाट शुड द गारंटी माइलेज बी इफ केयर वांट्स नो मोर देन 10% ऑफ द टायर टू बी एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट गारंटी। तो उसने कहा मैं कोई एक ऐसा नंबर अनाउंस कर दूं, ठीक है, कि अगर आप यहाँ तक नहीं करते तो हम गारंटी आपको देंगे, तो मतलब आपका टायर नहीं चल पाता है, ठीक है। तो अब जाहिर है वो भी कारोबार के लिए बैठे, तो वो चाह रहा है कि 10% ऑफ टायर से ज्यादा की रिप्लेसमेंट ना आए। तो इस नंबर को फिक्स करते हुए क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी मिल गया है और 10% से ज्यादा ना है आपके पास। तो अब मुझे एक बात बताएं, म्यू पर तो 50% ऑफ द टायर डिक्लेयर हो रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा ना है, तो उसका मतलब ये हुआ इसने ऑलरेडी जो 10% ऑफ द टायर्स एलिजिबल फॉर डिस्काउंट गारंटी, ये लेफ्ट एरिया है आपका। तो ये 10% लेफ्ट है, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपने क्या निकालना है, जेड निकालना है। ये आ गया। और ये मैं कहूँगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से देखें
अच्छा अब एक बात बताएं, मैं ऐसे कहूँ, इसको जरा सुनिएगा ध्यान से ताकि किसी को अगर ये कंफ्यूजन है ना कि ये लेफ्ट एरिया क्यों है, मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन कि जी मीन माइलेज 36,500 है, सिग्मा 5,000 है, और एक्स हमारा जो है वो नंबर ऑफ माइल्स है जो एक ट्रायल आपका चलेगा, ट्रैवल करेगा, ये एक्स यहाँ पे डिफाइन भी था आपका, नंबर ऑफ माइल्स टायर विल लास्ट, ये आपका एक्स है आपका, ठीक है जी। तो अब अगर मैं कहूँ क्या चांसेस हैं आप एक रेंडमली टायर लेते हैं और वो 36,500 माइल्स तक चले, इसके चांसेस कितने होंगे जी, बताएगा कोई मुझे? 50% हो गए। 50% होगी, शाबाश, क्योंकि 36,500 पे मीन डिक्लेयर हो रहा है ना, और Z पे यहीं पर मीन जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो आप कहेंगे हाँ जी 50% ऑफ द टायर जो होंगे वो इतने चलेंगे। अब वो बंदा चाह रहा है ना कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट गारंटी के एलिजिबल ना हो, क्योंकि जाहिर है अगर बहुत ज्यादा वो रिप्लेस करेगा या गारंटी देगा तो उनको लॉस होगा, तो एक अट्रैक्शन रखने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम एक आपको एक डिस्काउंट गारंटी देंगे, अगर यहाँ तक आपका टायर नहीं चलता है तो आप जो भी वो डिस्काउंट गारंटी में टर्म्स एंड कंडीशन है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसने भी तो एक रखना है ना कि 10% ऑफ द टायर से ज्यादा ना चले, तो वो क्या करेगा, अंडरस्टूड है जब 50 के लिए इस नंबर तक पहुंचना है तो डेफिनेटली मीन माइलेज तो एक सेंट्रलाइज नंबर है ना, ऐसा होगा कुछ टायर मीन माइलेज से कम चलेंगे, कुछ टायर मीन माइलेज से ज्यादा भी चलेंगे, ठीक है, वो तो डिपेंड फिर बहुत सारे फैक्टर पे करता है। तो वो बंदा चाहता है 10% से ज्यादा लोगों को डिस्काउंट ना देना पड़े, तो इसका डेफिनेटली मतलब है ये 10% लेफ्ट एरिया है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो Z होगा वो नेगेटिव होगा, ये टेबल से रीड किया -1.28, और वो Z निकाल के X निकाला तो X का नंबर देखे 30,100 है, और देखे ना वैसे भी लॉजिकल इस ग्राफ से सेंस बनता है, 36,500 तो मीन माइलेज है ना, सारे टायर तो मीन माइलेज को अचीव नहीं करेंगे, कुछ इससे ज्यादा भी अचीव करेंगे, कुछ इस नंबर तक भी पहुंचेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इससे बिलो भी होंगे, तो जाहिर है मीन तक पहुंचने के लिए अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन 50% ऑफ द टायर है, तो वो 10% से ज्यादा डिस्काउंट गारंटी नहीं देना चाहता लोगों को, तो वो फिर एक्स कितना डिक्लेयर करेगा, ये देखे जी, ये डिक्लेयर करेगा, और एक राउंड फिगर के लिए उसने उसको वो चाहे तो 30,000 में वो कह रहा है दस a guarantee of 30,100 miles will meet the requirement that approximately 10% of the tire will be eligible for the guarantee. Perhaps with this information, the firm will set its tire mileage guarantee at 30,000. तो यानी वो एक डिस्काउंट गारंटी के जी अगर आपका टायर 30,000 माइल्स तक नहीं चलता तो वो डिस्काउंट गारंटी जो भी हमारी आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए उस गारंटी को अवेल कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पर हमने एक्स निकाला है और ये रिवर्स यूज ऑफ टेबल है, ठीक है, तो इसको और डिटेल में पढ़िएगा, मैंने इसकी जो भी कह लें कि इंफॉर्मेशन है वो दे दी। तो आइडिया इज दैट के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज आपको मैंने दोबारा रिव्यू इसलिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आगे जब आप लोग स्टैटिकल इन्फेरेंस पढ़ेंगे तो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नजर आएगा, क्यों इस्तेमाल नजर आएगा वो वहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट इसकी बहुत वैलिडिटी है या बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब मैं आ रहा हूँ जो आज का हमारा लास्ट लेक्चर एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैं इसके लिए बस एक पुराना रिकॉल करूंगा, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन याद है किसी को? यस सर। थोड़ा सा बता दें उसका रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या बताई थी मैंने? सर उसमें हम टाइम इंटरवल की मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। टाइम इंटरवल में, या टाइम इंटरवल एक पर्टिकुलर एक सेंस में हो गया कि जी स्पैन ऑफ इंटरवल में, वो इंटरवल टाइम का हो या किसी भी चीज का हो, अकरेंस ऑफ द इवेंट या अकरेंस ऑफ द आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसे आपके एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसको एक क्वार्टर में कितने नंबर ऑफ क्लेम्स आते हैं, तो नंबर ऑफ क्लेम्स वो नंबर ऑफ आउटकम से नंबर ऑफ अकरेंस से वो हो गया, तो किसी स्पेसिफाइड इंटरवल में, वो इंटरवल टाइम का हो या इंटरवल किसी और चीज का हो, एक इवेंट जब बार बार अकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम पॉसॉन निकालते हैं, और अकरेंस ऑफ द इवेंट काउंट होता है, तो दैट्स व्हाई वो डिस्क्रीट है। जैसे एक घंटे में कस्टमर का आना, एक घंटे में किसी टेलीफोन स्विच बोर्ड पर कॉल का आना, एक घंटे में एटीएम मशीन में लोगों का दाखिल होना, एक इंटरवल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाईवे में 10 माइल में नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट क्या है, या एक पेज में अगर वो पब्लिश होने जा रही है और उससे पहले प्रूफ रीडिंग से पहले पर पेज नंबर ऑफ टाइपिंग्स कितने हैं, टाइपोज जिसको कहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आप जो है पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक और एग्जांपल दी थी, जैसे शाम 6 से 7 के दरमियान एक्सीडेंटल जो हमारे हादसात हैं, मतलब एक्सीडेंट वाले हादसात हैं, उन पेशेंट का किसी हॉस्पिटल में आना,
शाम के वक्त, तो ये पॉसॉन प्रोसेस कहलाता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, वहां पर करते क्या है, ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड इंटरवल, इस इंटरवल बार बार कह रहा हूँ, टाइम या किसी भी चीज का हो सकता है, जो इवेंट बार बार अकर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को निकालना। ठीक है, तो वो पॉसॉन प्रोसेस है। इसका एक रिवर्स आइडिया ये भी हो सकता है, और वही हमारा बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब मेरा जैसे एक क्वेश्चन सुनिएगा, मैं उसके बेस पर बिल्ड करूंगा इसका आइडिया। मैं कहता हूँ, according to historical information we have known that in any office at a particular switchboard, like phone call जो आते हैं किसी, like कह लें कि आपके पास जो रिसेप्शनिस्ट है उसके पास, वो 1 घंटे में वो 40 कॉल्स आती हैं ऑन एवरेज, मिसाल है। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि जी 1 घंटे में 40 कॉल्स आती हैं, तो अगले 10 मिनट में 5 कॉल आने के चांसेस क्या हैं, तो 10 मिनट का एवरेज नंबर निकालेंगे और 5 कॉल आने के चांसेस आप एवेल्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बेटा आपके पास जो है हो गया पॉसॉन। ठीक है, तो इसमें ये था फॉर नेक्स्ट 10 मिनट 5 कॉल्स विल कम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये कंप्यूट करना है। अब इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि जी आपके पास 5 कॉल्स आएंगी और हमारे जो टाइम एलैप्स होगा वो 10 मिनट होगा, तो 10 मिनट गुजरने के चांसेस कितने होंगे। तो अगर आप देखें जरा यहाँ पे क्वेश्चन का हमने सेंस जो है वो आपके पास वो चेंज कर दिया है। ठीक है बेटा, आपके पास एनोनेशन नहीं करे, चेंजेस वगैरह उसको ना करें। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर है क्या कि जब किसी स्पेसिफिक टाइम में इवेंट होगा तो इवेंट के होने के चांसेस को पॉसॉन कहते हैं, और किसी 2 इवेंट के दरमियान गुजरने वाले चांसेस, टाइम के चांसेस को एवेल्यूट करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल होती है। यानी आसान लफ्जों में पॉसॉन प्रोसेस में जब उल्टा काम करें, और उल्टा काम इस सेंस में करें कि पहले हम 2 इवेंट के दरमियान दो मतलब कह लें कि 2 इंटरवल ऑफ टाइमिंग में जो इवेंट्स अकर हो रही थे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब उसका उल्टा हो रहा है। 2 इवेंट के दरमियान जो टाइम गुजर रहा है हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। तो वो जो एलैप्स टाइम की प्रोबेबिलिटी होती है वो जब हम कंप्यूट करें तो आपको पता है ना टाइम कौन सा वेरिएबल है, टाइम डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटीन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तो फिर वो हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप एक थोड़ा सा आसान लफ्जों में जस्ट आप लोगों के लिए कह लें कि आप यहाँ क्या करेंगे कि जो 2 इवेंट हैपन होने के दरमियान जो टाइम एलैप्स हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगी। तो मैं पढ़ता हूँ, ये देखें, द एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मे बी यूज्ड फॉर रैंडम वेरिएबल सच एज द टाइम बिटवीन अराइवल्स एट अ कार वॉश। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू लोड अ ट्रक, द डिस्टेंस बिटवीन मेजर डिफेक्ट्स इन अ हाईवे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो आपका इंटरवल है वो अब टाइम या उससे रिलेटेड होगा, डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, और ये इसका आपके पास जो है कह लें कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है 1/म्यू। म्यू बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू है किसका, एक्स का। एक्स को आसान लफ्जों में कह लो मोस्ट ऑफ इसके एग्जाम्पल टाइम के होते हैं, जैसे पॉसॉन में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल टाइम के होते हैं, बट ये एक्स कोई भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो सकता है। जैसे डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस बताएंगे डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूस होता है ना, क्योंकि एक लेंथ बनती है। अच्छा एरिया, एरिया कंटिन्यूअस है। ठीक है, वॉल्यूम कंटिन्यूस है। तो अब सेंस ये चेंज हो गया कि पहले ना आप इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब सेंस पता है क्या है, इवेंट हैपन होने में जो टाइम गुजर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये सेंस चेंज हो गया है और टाइम की वजह से। और दूसरा देखें एक्स की रेंज क्या है, एक्स कहां से शुरू हो रहा है जी, ये लिखा हुआ है, जीरो यानी से। नॉन नेगेटिव होगा ना, डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होता है, यस या नो, यस सर। टाइम नॉन नेगेटिव होता है। यस तो सर। आसान लफ्जों में कह लेंगे टाइम वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कह लें पॉसॉन प्रोसेस में जब हम रिवर्स में काम करते हैं तो एक्सपोनेंशियल, ये आसान लफ्जों में मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, जैसे ये कह रहा है एज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज दैट एक्स रिप्रेजेंट द लोडिंग टाइम ऑफ अ ट्रक at the ship's loading dock and follow such a distribution if the mean or average loading time is 15 minutes। पहली बात ये ज़हन में रख लें, ये जो म्यू है ना ये इस x का इस एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का मीन नंबर होगा। ये देख लें क्या लिखा हुआ है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन। अब पहले जहन में याद रखें, लैम्डा का सिंबल पोसॉन में यूज होता है और उससे मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में म्यू का सिंबल यूज होता है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल होता है और ये रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइम वेरिएबल होता है, ठीक है, या डिस्टेंस से रिलेटेड वेरिएबल होगा। आसान लफ्जों में कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो एक्स क्या कह रहा है, एक्स रिप्रेजेंट दी लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम आपको पता है कंटिन्यूस है फॉर अ ट्रक, तो कह रहा है उसका मीन और एवरेज लोडिंग टाइम 15 मिनट है। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर दिस एक्स ये बनेगा, ये देख ले 1 अपॉन म्यू, तो 1/15 ई पावर माइनस एक्स अपॉन म्यू, ये आ जाएगा। और ये बेटा इसका ये इस तरह से शेप बनता है, ठीक है। मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ, नॉन नेगेटिव की वजह से इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। अच्छा जी, जैसे ये देखें, ये तो हमारा x है और रिमेंबर x 0 से शुरू होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव। ये हमारा y और ये इस तरह से राइट स्क्यूड कर्व ऐसे बन रहा होता है। जैसे जैसे x आगे जाता है ये x के क्लोज होना शुरू हो जाता है। अब 0 से शुरू हो रहा है 1 to कुछ भी, आप जैसे किसी भी दो नंबर के दरमियान एरिया निकाल सकते हैं, वही आइडिया जो आपने उसमें पढ़ा था। या अगर आपके पास इस तरह का है और लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया निकालना है आपको, या आपके पास इस तरह से राइट साइड पे बेटा इसका बाउंड नहीं होता, ये बता दूं, राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ये जरा जहन में रखिएगा आप लोग। और स्टार्ट 0 से होता है क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल होता है। आसान लफ्जों में कह लें, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। अब नॉन नेगेटिव सोच लें कंटिन्यूस कौन कौन सा है, जैसे मैंने टाइम की बात की, डिस्टेंस की बात की, ये दोनों की, ठीक है। अब ये देखें बिटवीन दो नंबर एरिया है, ये लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया, और मिसाल है मुझे ये वाला एरिया जानना है राइट कम्युलेटिव, तो ये वही सेम आइडिया जैसे आपने किया था। तो वहां पर तो आपने हेल्प ले ली थी z से, यहाँ पर हेल्प लेंगे इसी के डेंसिटी फंक्शन से जो बहुत आसान है, ठीक है। मतलब डेंसिटी फंक्शन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो कंटिन्यूस होता है हम उससे हेल्प लेंगे और वो बहुत ही आसान चीज है इसकी। ये देखें, जैसे ये कह रहा है x लोडिंग टाइम, पहली बात ये x एक टाइम है, लोड करने का टाइम है, ये 0 से ही शुरू होगा। और अब खुद सोचे मीन टाइम 15 मिनट है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऑन एवरेज एक ट्रक को लोड करने में 15 टाइम लगते हैं, तो प्रैक्टिकली ये इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता। बट हम ये कह सकते हैं अपर बाउंड इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए कर्व जैसे जैसे आपका टाइम ज्यादा होगा उसके, यानी आप कहें कि एवरेज, इसको अगर कहें ना कि ये प्रोबेबिलिटी के चांस कम क्यों हो रहे हैं, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ऑन एवरेज लोडिंग टाइम 15 मिनट है तो आप कहें एक ट्रक को लोड करने में 45 मिनट लगा, तो ऐसे चांसेस तो बहुत कम होंगे ना, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी लोडिंग टाइम है वो मीन नंबर के आसपास ही होगा। तो अब वो 6 से 18 मिनट लगेंगे, उसके चांसेस ये निकालें। अच्छा 6 मिनट के चांसेस ये रहे कि 0 से 6 मिनट लिखें, वो चांसेस हैं, 6 से 18 लिखें, ये चांसेस हैं। तो ये आपके पास है। अब ये जो इसका एरिया निकालना है वो इसके लिए हमारे पास इस फॉर्मूले का बेटा हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है और यही हमारा मेन फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, अब ये जहन में रखें, जैसे वो मैं बता रहा था ना लेफ्ट राइट और इस तरह से, वो सारा मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिगर बना के, तो वो आप उसको देखते जाएं, ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट एरिया, अच्छा लेफ्ट एरिया का मतलब है लेफ्ट कम्युलेटिव, वो जहन में रखिएगा क्योंकि लिखना मुश्किल होता है, तो मैं शॉर्टली लिखूंगा, बोलूंगा। लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया के लिए आपका से सपोज इन जनरल ये पॉसॉन रैंडम वेरिएबल है x और ये 0। अच्छा मिसाल के तौर पर ये कोई भी जो आपका नंबर है ना, वो x0 लिया हुआ है, मैं x1 ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये x1 कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता, मतलब 2 है 4 है 6 कुछ भी है, होगा 0 से बड़ा, और मुझे ये एरिया चाहिए। तो इसका ना लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया का ना कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी जो कहते हैं, क्योंकि जो आपने z में भी देखा था वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो मैं लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया करके नाम कॉल कर रहा था। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, अच्छा आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, x एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, लेस देन इक्वल टू कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू तक हो, x1 तक हो। तो जब भी आपको ये एरिया चाहिए होगा आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जो अभी आपने देखा है। मैंने बस x0 को 1 में से e पावर माइनस जो भी नंबर हो x0 अपॉन म्यू माइनस कर देना है,
ठीक है, आप इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से आराम से सारे काम कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी स्पेसिफिक एक्स के क्रॉसपोंडिंग लेफ्ट एरिया निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से आपने समझना है। तो इसका मतलब 1 में से क्या करना है, माइनस ई आपको पता है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स से मराद वो स्पेसिफिक एक्स, तो स्पेसिफिक एक्स हमारा x1 है, x1 अपॉन ये स्लैश का सिंबल, और जो आपको मीन टाइम दिया जाए अगर टाइम वेरिएबल है या कुछ भी ये, तो आपको लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया मिल जाएगा। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं जे अभी वाले क्वेश्चन में ही मैं ले लेता हूँ ना, ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अभी वाले क्वेश्चन में आपका जो मीन टाइम था वो 15 था, और देखें इन्होंने ये फॉर्मूला बताया और इस फॉर्मूले में ये नंबर पुट करके इसको सॉल्व किया, क्योंकि देखें ना 1 कांस्टेंट है, माइनस ई के ऊपर अगर आप नंबर फिक्स कर दें तो ये भी कांस्टेंट है, एक्स हमारा 6 है, ये 6 पे निकाला है, डिवाइड बाय 15 क्यों, क्योंकि हमारा मीन टाइम 15 था, ये आ गया नंबर। तो ये बहुत ही आसान डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ इसका सेंस समझना होता है और ये कंटिन्यूस के लिए होता है। ठीक है, तो यानी कि अब आप जब x1 पुट कर देंगे, म्यू भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट नंबर, 1 में से इसका रिजल्ट माइनस कर देंगे, यू विल गेट, तो ये आपको लेफ्ट एरिया मिल जाएगा। कोई इसमें कंफ्यूजन जी? जैसे मिसाल के तौर पर अभी वाले क्वेश्चन में म्यू हमारा 15 मिनट्स था, और मैं इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि एक ट्रक को अगर लोड करने में 6 मिनट या उससे कम लगे या अप टू 6 मिनट लगे तो उसके चांसेस क्या होंगे। तो 1 माइनस ई पावर -6 अपॉन 15 इसलिए कि मीन टाइम जो है 15। अब इसका नंबर आप आराम से कैलकुलेटर में निकाल लेंगे, और इवन अभी तो मैं समझा चुका हूँ, इसका कैलकुलेटर ऑनलाइन मौजूद है, तो हम उसी से काम करेंगे। ठीक है, सही है जी, आवाज़ क्लियर है ना मेरी, आवाज़ में कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी, मुझे लग रहा है सारे सो गए, आज का लेक्चर और सर सही आवाज आ रही है। अब जो हाँ है ना बेटा, नहीं मैं जा आगे आगे मूव कर रहा हूँ। राइट एरिया देखो इसी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो मैं राइट एरिया बता रहा हूँ, इधर देखो, या मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी से समझाना आसान हो जाएगा। राइट एरिया बहुत आसान है, ये आपके सामने फिगर भी बनी हुई है। मुझे एक बात बताओ कि ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड इस फॉर्मूले का, फिगर का नहीं। हमने कहा व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x लेस देन इक्वल टू सम स्पेसिफिक x व्हिच इज x1, देन वी कैन इजीली फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी बाय डूइंग दिस ऑपरेशन 1 माइनस e पावर e रेज़ टू माइनस x1 अपॉन म्यू। ठीक है, अब ये तो बेटा लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया का फॉर्मूला है ना, बहुत आसान सा। अब मैं कहता हूँ इसी x1 का राइट एरिया चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट रूल याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो 1 में से मैं Yes, किसको sir. माइनस करूंगा, सर इस इसका सर लेस सर्किल इसकी को देन पूरा माइनस लेफ्ट कर दूं। कम्युलेटिव फाइंड करके उसकी माइनस ठीक है, करेंगे। तो हम वो लिख दें, बल्कि वो उसका सिंपलीफाइड वर्जन अभी आगे आ जाएगा, ये देखें। तो हमने कहा अच्छा मुझे तो अभी इसी का ही राइट एरिया चाहिए, x1 का राइट, ये देखो ये टिक किया मैंने। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखो, ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी और ये 1 माइनस का और ये 1 प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा, e का पावर माइनस x1 x upon अपॉन mu। म्यू बचेगा। ये एक तरह से तुम्हारा राइट एरिया का फॉर्मूला भी आ गया। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करो, कॉम्प्लीमेंट करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 1 प्लस का, अच्छा अजान हो रही है, मैं 2 मिनट साइलेंट पे जा रहा हूँ। ठीक है,
ओके बेटा, तो देखिए राइट एरिया के लिए आप सिंपल ये करेंगे e रेज टू माइनस x1 अपॉन म्यू। म्यू मीन नंबर है, गिवन होगा, x1 वो स्पेसिफिक नंबर जिसका राइट स्कोर जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो होपफुली ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लेफ्ट एरिया राइट एरिया बिटवीन एरिया आपका आइडिया क्लियर है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गया हमारा। अब मैं लास्ट पॉइंट पे बात करूंगा कि ऐसा हो कि अब जो इंटरवल गिवन हो ना एक्सपोनेंशियल में, वो हमारे पास स्पेसिफिक लोअर बाउंड भी कंटेन करे और स्पेसिफिक अपर बाउंड भी कंटेन करे। तो वो मैं एक फिगर से आप लोगों को इलिस्ट्रेशन देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास, अच्छा अब देखें, ये पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ ताकि, ठीक है, ये से सपोज हमारी एक्सपोनेंशियल, जैसे एक आइडिया देने के लिए रैंडमली, ये पता है नॉन नेगेटिव होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, रैंडम ऑलवेज जीरो से शुरू होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ सपोज यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक x1 है, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो समझने के लिए, और ये कोई भी स्पेसिफिक x2 है, 9 8 10 है, वॉट जो भी है हमें नहीं पता, हम जनरली बात करेंगे ताकि हमें थ्योरी समझ आए। अब मैं कहता हूँ कि जी x1 से लेकर x2 के दरमियान का एरिया क्या, मुझे ये बता दो। तो आपका वो अच्छा, ये तो सम वॉट वही आइडिया जो हमने नॉर्मल में देखा था, स्टैंडर्ड में किया था। तो ये एरिया मुझे चाहिए, तो बहुत आसान है, पहले तो देखो लिखेंगे कैसे। हम कह रहे हैं कि हमारा जो x1 है, हमारा जो x है, पहली बात x याद रखो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पता हम कौन से रैंडम वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है। We are interested to find the probability of x when x is exponential variable and this interval lies from x1 to x2। ठीक है, अब बेटा बहुत आसान है, पहले तो वो आइडिया याद करो कि भाई मैं x2 का लेफ्ट एरिया ले लूं और लेफ्ट लूंगा तो लेफ्ट कम्युलेटिव पूरा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसमें से लोएस्ट वेरिएबल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो अब इसका राइट हैंड साइड देखो ऐसे होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड इधर, यानी ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x2। पहले ये बताएं, इस इंटरवल में डेफिनेटली अपर बाउंड का नंबर बड़ा होगा और लोअर बाउंड का नंबर छोटा होगा। तो x को 2 के क्रॉसपॉन्डिंग लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया ले लेंगे, और लेफ्ट कम्युलेटिव एरिया का फॉर्मूला भी पता है हमें, हमने किया भी है। इसमें से क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे, जब हमारे पास x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, x1 होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, फॉर्मूला एक बार फिर टेली कराता हूँ बेटा, बस ये फॉर्मूला समझ लो, लाइफ आसान है। और वो क्या है, फॉर एनी स्पेसिफिक x नॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज अ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, यूज दिस क्वांटिटी 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x नॉट अपॉन म्यू। तो हम इसी फॉर्मूले को एम्प्लॉय करेंगे। अब क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें लोअर बाउंड भी हमें पता है, एक स्पेसिफिक नंबर x1 है और अपर बाउंड x2 है, तो ये जी हमारे पास x2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो एरिया है उसमें से x1 का माइनस कर देंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखवाएं जो अभी हमने देखा था, ये लिखेंगे 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x2 अपॉन म्यू होगा आपके पास। x2 समझ आ रहा है ना क्यों आ रहा है, जो भी वॉट एवर x2 हो, इसको भले आपकी समझाने के लिए लिख दो। ये जी हमारा इसका एरिया आ गया, ब्रैकेट जस्ट मल्टीप्लिकेशन की वजह से लगाया, पहले पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा। और ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x लेस देन इक्वल टू x1 है, तो इसका मतलब 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x1 अपॉन म्यू। ठीक है, अब बेटा सिंप्लीफाई कर लो, बेसिक मैथ है। 1 माइनस ई पावर माइनस x2 अपॉन म्यू, ठीक है, -1 प्लस ई पावर माइनस x1 अपॉन म्यू। अब देखो हो क्या रहा है, +1 से तो ये -1 कैंसिल हो गया, और इनको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करने का मतलब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, या इसी फॉर्म में रहने दो। तो यानी फाइनली अब मैं जो लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ इधर करके, यानी जब भी मुझे एक ऐसा इंटरवल जिसका लोअर और अपर बाउंड स्पेसिफिक हो, तो मैं जस्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, ई पावर माइनस x1 अपॉन म्यू। मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, माइनस यानी जो लोअर लिमिट है उसके क्रॉसपॉन्डिंग ई पावर माइनस x1 अपॉन म्यू के रिजल्ट में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस क्यों, ये माइनस आपके सामने है, ठीक है, ये माइनस की वजह से ये वाली टर्म ई पावर माइनस x2 अपॉन म्यू।
तो बस अगर आपको मैं कहूँ ना, ये पूरा करने की जरूरत नहीं, बस आप इसका रेफरेंस से भी कर सकते हैं अगर लाइक थोड़ी सी मैनुअल चीजों को आप देख रहे हो। और दूसरा अभी तो इसके लिए कैलकुलेटर है। ये थ्योरी देखो इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग को आइडिया होगा कि आपके जो क्विजेज आते हैं सिर्फ वो प्रॉब्लम बेस्ड नहीं होते हैं, थ्योरी भी इन्वॉल्व होती है। तो दैट्स वाई आपको ये थ्योरी भी समझना जरूरी है। होपफुली कोई इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन पर जा रहे हैं और क्वेश्चन को हम करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि हमें इतना पता है कि क्वेश्चन के लिए हमारे पास कैलकुलेटर यूज करने का ऑप्शन है इसमें। जिस रिलेशनशिप पे मैं एंड में बात करता हूँ, वैसे मैं शुरू में रेफरेंस दे चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 32 जैसे कह रहे हैं, चले मैं ये बुक खोल लेता हूँ, बुक में 32 क्वेश्चन पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल का टॉपिक है, यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे हैं आपके सामने, नोट्स में टू दी पॉइंट चीजें मेंशन है। अब लाइक चले मैं इसको करता हूँ ना, ये देखें, ये पढ़ें 34 पढ़ें और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर। पढ़ लें आप लोग। देखें जी, मुझे पहले बताएं वेरिएबल क्या है इसमें। बैटरी लाइफ। हाँ, और यूनिट के साथ बताएं, यूनिट के साथ बताएं। यूनिट बहुत अहम पार्ट होता है, क्योंकि इसमें यूनिट बैटरी लाइफ से मुराद है चार्ज के बाद जो बैटरी लाइफ चलती है। आर्स में किसमें, आर्स में, ठीक है। तो जब वो सेंस ये कि जब चार्ज हो जाता है ना मोटरोला का ये स्पेसिफिक जो भी, तो ठीक है, तो वो कह ये रही है मोटरोला का जो भी स्पेसिफिक सेल फोन है या व्हाटएवर, ये जो भी चीज है ये आपका, वो फिर चार्ज के बाद बैटरी लाइफ जो होती है वो अगर सिर्फ पर्पस प्राइमरी यूज उसका टॉक टाइम हो तो 20 आवर्स होता है, और अगर बैटरी लाइफ ड्रॉप हो जाती है 7 आवर पे व्हेन द फोन इज प्राइमरीली यूज फॉर इंटरनेट एप्लीकेशंस ओवर सेलुलर, ठीक है। assume that the battery life in both cases follows an exponential distribution। तो यानी वो आपको क्लियर भी कर रहा है, अच्छा ये exponentially distributed random variable है। तो वो कहता है show the probability density function for battery life for the जो भी Droid Razr Max phone when its primary use is talk time। अब मुझे एक बात बताएं, प्राइमरी यूज अगर टॉक टाइम है तो उस वक्त म्यू को हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 20। ठीक है, तो आपको पता लग गया मीन टाइम ये 20 दे रहा है और उसको इस्तेमाल करें। जैसे मैं पार्ट ए के लिए लिख रहा हूँ, ये तो लिख के बताना पड़ेगा, तो टू दी पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें म्यू हमारा जो है वो 20 आर से, ठीक है। एक्स आपका एक्सपोनेंशियल है, और इसको मैं वर्बली बोल देता हूँ यहाँ पर, एक्स आपका बैटरी लाइफ है आफ्टर चार्ज, ठीक है जी। तो अब इसका जो डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पता है इस तरह लिखते हैं 1/म्यू, अगर याद हो तो ये 1/20 हो जाएगा, ठीक है। ई पावर माइनस एक्स अपॉन म्यू, ये 20। तो ये जी आपका पार्ट है, और रिमेंबर लाइफ टाइम आपका बैटरी का वो डेफिनेटली एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ये होगा, ठीक है जी। बेटा ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना, ये तो सिंपल था, वो आपको जैसे एक मैथमेटिकल सेंस देना था कि वो फंक्शन लिखते कैसे। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैटरी चार्जेस फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड स्पेसिफिक, वो जो भी फोन है, विल लास्ट नो मोर देन 15 आवर व्हेन इट्स प्राइमरी यूज इज टॉक टाइम। नो मोर देन 15 आवर्स का मतलब क्या पूछना चाह रहा है? इसको करूंगा तो मैं कैलकुलेट, सर ठीक है, लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है। तो वो आपको ये पूछ रहा है, और इसको अब हम करेंगे मैनुअल, नहीं करेंगे कैलकुलेटर, ये आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। तो अब लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, उसका कैलकुलेटर आप सर्च कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितने हैं ना आपके पास, उनके कैलकुलेटर अवेलेबल है ऑनलाइन आपके। तो आप अपना वो टाइम बचाएं, तो एटलीस्ट क्वेश्चन वाले ये वाले काम तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अच्छा ये देख लें, ये इन्होंने लैम्डा का सिंबल दे दिया तो फुली इशू नहीं होगा, क्योंकि कुछ आधर ना वो लैम्डा को इसके लिए भी यूज कर लेते हैं। सही है। और वैसे भी ये लैम्डा इस सेंस में दे रहा है कि वो एक्सपोनेंशियल है, बट हम म्यू को देखेंगे। अच्छा जी, पहली बात इधर देखें, जो हमारा लैम्डा है वो 20 है। ठीक है, किस एक्स के लिए जानना चाह रहे थे हमारे पास, वो जानना चाह रहे थे जब एक्स 15 है इससे ज्यादा ना हो। और ये इधर देखें आपका लेस और इक्वल, तो ये आ गया हमारा। अच्छा ये हमारा, मुझे जो लग रहा है एक चीज है, मुझे थोड़ा सा ही कंफर्म करने दें, वो अभी मैं देख लेता हूँ इसको, मुझे थोड़ा एक डाउट है। अच्छा ये भी हमारा जो है ना, अच्छा ये हो गया, ये 15 हो गया। हाँ अच्छा, मैं अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि ये उसी सेंस में काम कर रहे हैं। अब जरा इसको समझ लें, क्योंकि ये मैंने ऐसे क्यों किया आपके पास। बेटा ये जो पॉइंट शेयर कर रहे हैं थोड़ा इसको नोट कीजिएगा। मैं डेंसिटी फंक्शन लिख रहा हूँ पहले एक्सपोनेंशियल का। अच्छा आपको याद है लैम्डा हमने पॉसॉन में एवरेज नंबर आई थिंक शायद यूज किया था या क्या। अब मैं थोड़ा बता दूं, अगर इस 1/म्यू को देखें ना, ये बेसिकली लैम्डा का रेसिप्रोकल है, तो यानी लैम्डा की जगह हम 1/म्यू भी पुट कर सकते हैं। कुछ आथर पता है क्या करते हैं, 1/म्यू को लैम्डा की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर मैं एक ऐसे समझ लें, मैं आसान करता हूँ, 1/म्यू को लैम्डा से रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, लैम्डा, रिमेंबर वी आर रिप्लेसिंग 1/म्यू बाय, क्योंकि 1/म्यू इटसेल्फ एक नंबर होगा, लैम्डा ई पावर -x/म्यू, तो -x इंटू 1/म्यू, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू एक्स। हाँ जी, ये बात समझ आई। यस सर। ठीक है बेटा, ये ना करें क्या आप लोग, उल्टी सीधी चीज लिख रहे हैं इसमें। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आपका जो आ गया ई पावर माइनस लैम्डा एक्स आपका, ठीक है, तो ये इसी सेंस में दे रहा है, तो यानी हमारा नोट करें वहाँ पे 1 जो लैम्डा है ना 1/20 है, तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। तो ये देख लें, तो लैम्डा जो दे रहा है, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये 1/20 इसलिए लिखा क्योंकि ये लैम्डा से मुराद 1/म्यू था 15। ये देखिए ये नंबर आ गया 0.52763, क्योंकि हम लेस और इक्वल चाह रहे थे, तो ये आ गया हमारे पास। तो इस कैलकुलेटर ने हमें इसका रिजल्ट दे दिया है। तो यानी कि हम जब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, यानी 52.8% अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ, तो यानी सेंस ये था। अच्छा जी, ये कह रहा था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैटरी चार्जेस फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड Droid Razr Max phone will last no more than 15 hour when its primary use is talk time पे पता था 20 था हमारा मीन लाइफ, तो हम कहेंगे जी 0.5 to 8 जो है नंबर है हमारा। अब कहता है what is the probability that the battery charge for a randomly selected Droid Razr Max phone will last more than 20 hours when its primary use its talk time, यानी talk time primary वाला ही उसी का नंबर यूज करें, more than 20 hours हो। तो इसमें आप देखें, इसको 20 कर दें, लैम्डा 1/म्यू है जो कि 1/20, और इसके राइट का एरिया चाहिए, ये देख लें बेटा, तो ये 0.36788 आ जाएगा। तो ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन माइंड में होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, और आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये दो ऑप्शन दे रहा है लेफ्ट और राइट का, अगर कोई दो नंबर के दरमियान का आ जाए आप यहाँ से निकाल के कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, या माइट भी पॉसिबल कोई और कैलकुलेटर हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, जैसे ये दूसरा एक कैलकुलेटर है, मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मैं बता दूं, ये ना बहुत सारी चीजें हैं मौजूद, तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करना आपका काम है। जैसे ये एक और कैलकुलेटर आपके सामने आ गया है, ठीक है, तो ये देखें, अब इसमें वो इसी सेंस में दे रहा है, अभी हमारा स्केल पैरामीटर बी ग्रेटर देन 1। अच्छा मिसाल के तौर पर अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, अब ये बी से मुराद क्या ले रहा है, ये कहीं मेंशन इससे नहीं किया, बी से मुराद 1 है अपॉन, अच्छा नहीं, बी से मुराद ये देखें, ये देख रहे हैं 1/b लिखा हुआ है, तो बी से मुराद म्यू है इसका आपके पास। ठीक है, तो मिसाल है अभी हमने क्या था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
तो चलें वो तो अपनी जगह है आपके पास। अभी हम 15 के लिए करते हैं इसको। तो हमने 15 का मेरा ख्याल है लेफ्ट एरिया चाहिए था और ये हमारा 20 था, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो नंबर देखें, यही था, ये देख रहे हैं लोअर कम्युलेटिव का मतलब यही आया था ना 0.52763। ये देखें बेटा, ये रेड नजर आ रहा है लोअर कम्युलेटिव। यस सर। लेफ्ट एरिया चाहिए था ना, ये बता रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे जो बी है वो Yes, sir. म्यू है। तो एक काम करना, थोड़ा सा सर्च कर लेना। यहाँ इसने डिस्क्रिप्शन दी है कि वो भाई इसी फॉर्म में यूज कर रहा है और बी से मुराद म्यू है, तो वो म्यू रख के काम ले रहा है। पिछला वाला लैम्डा 1/म्यू था, उसमें का ये थोड़ा सा केयर करनी है आपने, ठीक है। वो भी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि कुछ ऑथर 1/म्यू को लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने 20 वाला किया था, स्केल पैरामीटर 20 था और 20 के हमारे पास ये हमें राइट वाला देगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज है, ये 22 डिजिट पे, मैं इसकी एक्यूरेसी 6 डिजिट पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करें। अच्छा, ये 6 डिजिट पे आ गया और ये हमारा बी का, ये देखें। अब इसमें पता है क्या, ये जेनेरिक है, 20 लिख दिया ना आपने, तो लोअर कम्युलेटिव तो 0.63 और राइट वाला ये अपर कम्युलेटिव देख रहे हैं आप लोग जी। Yes, sir. अपर कम्युलेटिव बेटा पॉइंट, ये राइट वाला है, Yes, यानी इसी के राइट पे। Yes, ब्लू sir. वाला राइट है, लेफ्ट तो वो ये वाला कैलकुलेटर आई थिंक मोर सुटेबल है, इसको देखे। तो ऐसी चीजें बहुत हैं, जो भी यूज करें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बस ये मैं आपको पॉइंट कहूंगा। अच्छा जी, तो चले हम इस पर आ रहे हैं। अब कहता है डी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैटरी चार्ज फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड ड्रॉइड रेजर मैक्स फोन विल लास्ट नो मोर देन 5 आवर व्हेन इट्स प्राइमरी यूज इज इंटरनेट एप्लीकेशन। तो इंटरनेट एप्लीकेशन के हिसाब से आप देखें, आपका म्यू चेंज हो रहा था और वो 7 हो रहा था, और नो मोर देन 5 आवर्स का मतलब है 5 के लेफ्ट और राइट पे चाहिए था। तो अब ये पहले तो याद रखें, अब जो आप बी पुट करेंगे आगे, जिस कैलकुलेटर का भी हमने यूज किया है, ठीक है, उसमें म्यू हमारा जो है यानी बी, उसके हिसाब से वो 7 है। तो 7 लिखना है, 5 के लेफ्ट वाला एरिया हमारा इंटेंशन है, तो x को हमने 5 लिखना है, ठीक है। परसेंटाइल हमारा 5 और म्यू हमारा अब 7 हो गया था, इंटरनेट एप्लीकेशन में था, और ये एग्जीक्यूट कर दें। ये दोनों एरियाज आपको बता देगा। ये देखें, ये 5 की लाइन है, कट ऑफ 5 आवर इससे ज्यादा इस्तेमाल ना हो उसके चांसेस 51.0458% है। इसके राइट का पूछेगा तो ये ब्लू वाला एरिया है, ये देख लें। लोअर कम्युलेटिव भी रेड से है, इसका मतलब ये लेफ्ट एरिया इंडिकेट कर रहा है। अगर अपर कम्युलेटिव क्यू से डिनोट कर रहा है तो उसको ब्लू से आपको बता रहा है, ठीक है। ये इसने की भी दी हुई है। तो अब ये कैलकुलेटर मेरे हिसाब से ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इसमें 1/, जो म्यू को लैम्डा लिखने वाले उससे अगर कोई भूल जाएंगे तो वो मसला नहीं होगा आपको। तो इसमें आपने क्या करना है, एक्स का नंबर लिखना है। ब्लू वाला राइट एरिया बता रहा है, रेड वाला लेफ्ट एरिया बता रहा है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और स्केल पैरामीटर से मुराद म्यू है, बी स्टैंड फॉर यहाँ पर म्यू, ठीक है। तो आप देख लें, ये कैलकुलेटर आई थिंक ज्यादा आपको सूट करेगा। सही है जी, समझ आ रही बात आप लोग को? तो आई थिंक क्वेश्चन अब बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप आपका कुछ पूछना है तो पूछें, मेरी तरफ से फिलहाल बताने के लिए इतना ही था जी। और ये एक रिलेशनशिप है, वो अभी मैंने बात कर भी दी। इधर देखें, ये अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने एक बात की थी कि ये जो म्यू ले रहा है ना, ये उसमें ले रहा है, पॉसॉन में ले रहा है। तो आप देखिए 1/म्यू क्या कर रहा है, 1/म्यू किस में इस्तेमाल कर रहा था? हाँ जी, याद है? ये 1/म्यू किस में इस्तेमाल हो रहा है? सो गए मुझे लग रहा है। देखिए एक्सपोनेंशियल में 1/म्यू है ना, तो ये म्यू पता है क्या है आपका? ये म्यू लाइक उसी सेंस में है, क्या कहते हैं आपका, जो आप पॉसॉन में देख रहे थे। तो 1/म्यू फिर लैम्डा हो जाएगा आपके पास उसमें एक्सपोनेंशियल में। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये वही बात बता रहा है, एक डेटा दिया था, इसमें 1/10 कर रहा है, तो वो टाइम में आ जा रहा है आपके पास। तो आइडिया जेड, इनका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है आपके पास, ठीक है। और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ये है कि अगर म्यू मीन नंबर है पॉसॉन में, तो 1/म्यू लैम्डा होगा, जो कि एक्सपोनेंशियल का नंबर होगा। ये इसका रिलेशनशिप है, रिकमेंडेड है, इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी मैं रिकमेंड करूंगा, जो क्वेश्चंस है ना, जो जिनके कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, वो तो आप रिसोर्सेज से करें, बट थ्योरी को इसलिए समझें क्योंकि आपके क्वेश्चंस थ्योरी से भी होते हैं, तो वो आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है।
तो कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ Yes, सकते हैं sir. बेटा। जी चलें फिर मैं एंड कर रहा हूँ, होपफुली क्लियर होगा। और फिर ये लेक्चर भी रख देता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भले वो डिस्कस कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़।